तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवीन है। मेरे साथ हुई ये घटना आज से 3 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त किरण, हम दोनों की एक शहर में नौकरी लग गई थी। हमने एक साथ ही एक कमरा किराए पर लेने का प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में हमें मनचाहा घर मिला भी, एक बिल्डिंग के चौथे माले पर। कमरा थोड़ा पुराना था, लेकिन हम दोनों के लिए और किराया भी हमारे हिसाब से तो किरण ने घर को देखते ही उसे फाइनल कर दिया। जिस दिन मैं वहां गया, मुझे उस घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास मंडरा रहा हो। मकान वैसे काफ़ी बड़ा था, 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और बाथरूम। हम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो उसी दिन मैंने किरण से इस बात का जिक्र किया था। यार, तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगता? तो किरण ने ये बात कहते हुए इस बात को टाल दिया। अरे, घर जैसा तो घर है, 2 आलीशान बेडरूम है, हॉल है और बाथरूम है, किचन है और एक बड़ी सी बालकनी भी है। 8,000 के किराए में और हमें क्या चाहिए? अरे, इतने में तो ऐसे शहर में झोपड़ा भी ना मिले रहने को। किरण की बात ठीक ही थी, पर न जाने क्यों मुझे वहाँ पर जाने के बाद ही कुछ अजीब सा फील होने लगा था। हम दोनों को ज़्यादा सामान भी नहीं था, तो उस मकान में हमें शिफ्ट होने में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। 2 बेडरूम हम आपस में बांट लिए और पहले दिन ही तय किया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी दिन की रात की ही बात है। हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर चले गए थे। पास ही में एक होटल में खाना खाकर हम वापस लौट आए। हम बिल्डिंग गेट के अंदर आने ही वाले थे और तभी किरण ने कहा, अरे रुक यार, ज़रा सिगरेट ले लेता हूँ। बिल्डिंग के दूसरे ओर ही सामने ही एक रोड की तरफ मैंने भी वहाँ से एक सिगरेट ली और वहीं पर ही टपरी पर ही सिगरेट पीने लगा। और तभी मेरा ध्यान बिल्डिंग की ओर चला गया। मैंने ऊपर ठीक से देखते हुए किरण से कहा, और फिर जैसे ही किरण, वो हमारी ही बालकनी है ना? और फिर जैसे ही उसने बालकनी की ओर देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, परवीन भाग, कोई है हमारे घर में। मैंने सिगरेट को वहीं फेंक दिया और हम दोनों दौड़कर ही ऊपर चले गए। मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने धीरे से किरण से पूछा, ने दरवाज़ा लॉक किया था ना? किरण ने उसी आवाज़ में मुझे जवाब दिया, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। हम दोनों भी आहिस्ते के कदमों के साथ आगे बढ़े। दरवाज़ा हल्के से थोड़ा अंदर धकेला। अंदर हॉल की सभी लाइटें चालू थी। मैंने थोड़ा झुकते हुए अंदर झाँक कर देखा, लेकिन हॉल में कोई भी नहीं था। आसपास कहीं कोई भी नहीं था। हम दोनों अंदर चले गए और बालकनी भी देखी, लेकिन बालकनी में भी कोई भी नहीं था। तो मैंने किरण से कहा, दिखने में तो वो किसी औरत जैसी लग रही थी। अगर वो यहाँ नहीं है तो ज़रूर वो हमारे दोनों किसी बेडरूम में होगी। किरण ने भी उसे देखा था। वो औरत बालकनी पर अपने दोनों हाथ रखकर नीचे हमें ही देख रही थी। हम दोनों ने भी अपने अपने कमरे में जाकर देखा, लेकिन कहीं किसी के होने के नामो निशान तक नहीं मिले। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर थी। हमारा लैपटॉप, बैग, कपड़े और पैसे सब वैसा का वैसा था जैसा हम छोड़कर चले गए थे। हमने सोचा था कि दरवाज़ा शायद ठीक से लॉक ना हुआ होगा और हॉल की लाइट को देखकर कोई पड़ोसन औरत हमारे घर में आ गई होगी। उस रात हमने दरवाजे को बहुत ही अच्छे से लॉक किया और हम सो गए। लेकिन उस रात मुझे किचन से बार बार बर्तनों की खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। कमरे के बाहर से पैसेज में किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं जब भी कमरे से बाहर जाकर देखता तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। उस आवाज़ की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह जब किरण उठा तो मैंने उससे पूछा, कल रात तू क्या किचन में गया था क्या और यहाँ वहाँ घूम रहा था क्या? तो किरण ने जवाब दिया, नहीं तो, और वैसे भी तू जानता है, एक बार मैं सो गया तो सुबह होने तक मैं कुंभकर्ण बन जाता हूँ। अब भी ये महसूस बिल्कुल सही कर पा रहा था कि इस घर में ज़रूर कोई न कोई गड़बड़ है।
अब तो मुझे वो मकान और भी अजीब लगने लगा था। दूसरे दिन हमें ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। हम बाहर से खाना खाकर ही घर लौट आए। फ्रेश होकर और इधर उधर की बातें कर कर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बीच रात किसी अजीब सी आवाज़ को सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो आवाज़ बाहर से ही कहीं से आ रही थी। अपने कमरे से बाहर चला गया। देखा कि किचन और हॉल की सभी लाइटें चालू थी। घड़ी में देखा तो रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मुझे उसी वक्त किरण पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। कुछ चालू रख। मीना जरूर बालकनी में सिगरेट पीकर और लाइटें को चालू कर कर अपने कमरे में चला गया होगा। उसकी कमरे की ओर बढ़ा। किरण के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला ही था, तो मैंने कमरे की लाइट को ऑन किया तो देखा कि किरण कमरे के एक कोने में दीवार के साथ सटक कर खड़ा था। मैंने उसे आवाज़ दी, किरण किरण, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी ओर मुड़कर देखा। मैं अब थोड़ा अजीब हालत में था, क्योंकि जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत किरण को जानता था, किरण को नींद में चलने जैसी कोई भी बीमारी नहीं थी। मैं आहिस्ते से उसकी ओर बढ़ने लगा और तभी मुझे किचन से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई और उस एक पल के लिए मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने पीछे पलटकर देखा तो किचन की लाइट अब बंद थी और फिर मैंने वापस मुड़कर सामने देखा तो किरण बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। इतना सामने कि उसके और मेरे चेहरे के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी। उसे ऐसे अचानक सामने खड़ा देखकर मुझे झटका सा लगा। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं झट से पीछे हट गया। उसका मुंह खुला था, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। मैंने उसके दोनों कंधों को हिलाते हुए उससे पूछा, किरण किरण, क्या हुआ? होश में आ। क्या हुआ है तुझे? नींद में चल रहा है क्या? किरण ने अपने गले से एक अजीब सी आवाज़ निकालते हुए अपने हाथ से मेरे पीछे और इशारा कर दिया, मेरी पीठ के पीछे। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के दरवाजे के बाहर कोई औरत खड़ी थी। मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे देखते ही पल भर में ही वो औरत आगे चली गई, आगे मेरे कमरे की ओर। अब तो धड़कन जैसे बहुत तेज हो गई थी। मेरा खून भी जैसे ठंडा पड़ चुका था। किरण तो कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। मैंने वही रखा हुआ फूलदान अपने हाथ में लिया और मेरे कमरे के पास चला गया। अचानक ही मेरे कमरे के अंदर से मुझे बहुत तेज़ और गंदी बदबू आने लगी। मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला था। मैंने धीरे से अंदर झांक कर देखा। कमरे में तो कोई नहीं था। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी कोई चीज़ खिसक कर बेड के नीचे चली गई। वो ज़रूर कोई न कोई काला कपड़ा था। जितनी मेरी निगाह पड़ी थी, मेरे हाथ पांव अब थरथराने लगे थे। मैंने उसी हालत में झुककर पलंग के नीचे देखा और वहाँ पर देखकर मुझे उल्टी जैसा हुआ। वहाँ नीचे किसी की लाश पड़ी थी, सड़ी गली लाश, चेहरा काला और सड़ा हुआ, आंखें सफ़ेद। मैं अपने आप को संभालते हुए वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश करते करते ही दूसरा भयानक दृश्य देखा। मेरे बेड पर एक औरत बैठी थी। उसे देखकर मेरे दिल में जैसे झटका सा लगा। धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक सी गई। रो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले किरण रो रहा था। और तभी किरण को होश आ गया। किरण सामने खड़ा था। ये सब देखकर मैं नीचे गिर पड़ा और मैंने देखा कि बेड के नीचे अब कोई लाश नहीं थी। तभी उस औरत ने अपना सिर उठाकर मेरी ओर देखा। वही चेहरा, काला सड़ा हुआ, सफ़ेद आँखें। मैं अपने आप को समझाने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। इसी तरह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। अब अधमरी हालत में था। ना उसे होश था और ना ही उसे दुनियादारी का कुछ पता था। उसे भी खींचते घसीटते हुए उस मकान से बाहर लेकर चला गया। जैसे ही मैं उस घर से, उस मकान से बाहर गया, दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैं किरण को नीचे लेकर गया और मैं उसे अस्पताल ले जाने ही वाला था कि तभी किरण को बिल्कुल होश आ गया। और तब उसने मुझसे पूछा, हम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, हाँ बताता हूँ, लेकिन पहले ये बता तू ठीक तो है ना? लेकिन किरण ने कहा कि उसका बदन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। उसकी आंखें बहुत ही खींची खींची सी हैं। सर एकदम से भारी लग रहा है। मैं
किरण को नीचे बिल्डिंग के बिल्कुल सामने लेकर चला गया। उसे ऊपर देखने को कहा। हमारे मकान की लाइट चालू थी। उस दिन की तरह आज भी बालकनी में किसी औरत का भूत या किसी चुड़ैल का भूत खड़ा था, या खुद वो चुड़ैल खड़ी थी। मैंने किरण को उस मकान में मैंने जो भी देखा था, जो भी महसूस किया था, वह सब बता दिया। तब तक सुबह के करीब 5 बज चुके थे। हमारे लिए राहत की बात तो ये थी कि किरण का मोबाइल उसकी जेब में ही था। किरण ने उसी वक्त उस आदमी को फ़ोन लगाया जिसने हमारे साथ उस मकान का सौदा किया था। लेकिन उस दलाल को उस मकान के बीते हुए इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुबह तकरीबन 8 बजे हमारी मकान मालिक से बात हुई। तब मकान मालिक ने हमें सच्चाई बताई। उस मकान में तकरीबन 7 साल पहले एक आदमी ने अपनी पत्नी का बेदर्दी से खून किया था और उसकी लाश को वहीं छोड़कर घर के बाहर बंद कर दरवाज़ा वहां से भाग गया था। कुछ 8 दिन बाद जब उसकी लाश बहुत ही सड़ गई तो बदबू की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोगों को उस औरत की मौत के बारे में पता चला। छानबीन हुई लेकिन उस आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उससे बहुत से लोगों ने उस बालकनी में उस औरत को देखने का दावा किया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने उस मकान की पूजा करवा ली थी। मकान मालिक को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो अब भी वहीं है। मकान मालिक की वो बात सुनकर और हमारे साथ हुई वो घटना के बाद हम दोनों उसी दिन ही उस घर को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। आज भी मैं ये बात याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं दूसरी कहानी शुरू। दोस्तों दूसरी कहानी आर्मी सिपाही की आप बीती है। तो बिना देरी के दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम कुशल है और ये कहानी मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे बताई थी। उसके दादाजी सेना में सिपाही रह चुके थे। क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में रहते थे, जो कि मुख्य रूप से हिमाचल में स्थित है, एक पहाड़ी राज्य है। 70 के दशक में कनेक्टिविटी का वहाँ पर एक अहम मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश के कई गांव में अपने विशेष मंदिर, देवता या फिर भूत प्रस्त देवता हैं और उनके गांव में भी एक देवी माँ का मंदिर था जिसकी वो पूजा करते थे। सेना में सूबेदार होने के अलावा उनके परिवार के लोग देवी माँ के मंदिर के पुजारी थे और पुजारी होने के साथ साथ वह प्रार्थना, धर्म और जादू टोना में बहुत ज़्यादा प्रबंधक थे। एक दिन ऐसे ही वो छुट्टी में घर लौट रहे थे और उस दिन उन्हें गांव आते आते रात हो गई थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि कनेक्टिविटी की समस्या के कारण बस स्टॉप उनके गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। जैसे ही बस उनके गांव के बस स्टॉप पर पहुंची, वो बस से उतर गए और पैदल ही अपने घर की ओर चलने लगे। वो रात बहुत ही गहरी और शांत थी। आर्मी के सिपाही होने के साथ साथ ही वह एक पुजारी भी थे, इसलिए अंधेरे और आसमान को देखकर ही वह परिस्थिति को समझ जाते थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात होने के कारण हर तरफ घना अंधेरा और सब कुछ सुनसान था। उन्हें एक भी व्यक्ति कहीं नज़र नहीं आया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि गांव में तो इन चीज़ों के बारे में बहुत विश्वास रखते हैं। इन सब चीज़ों पर लोग अमावस्या को और पूर्णिमा की रात को विशेष ध्यान रखते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें अपने पीछे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो रुके और पीछे मुड़ गए। उनके पीछे कुछ फीट दूरी पर एक मानवीय आकृति खड़ी थी। उन्होंने अपना लाइटर निकाला और उसे जलाकर ऊपर उठाया ताकि एक बड़े क्षेत्र में रोशनी फैल सके। और फिर उन्होंने उस धुंधली पीली रोशनी में देखा। वो एक औरत थी, लगभग 20 या 22 साल की। उसने चमकीले और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा पीला और सुंदर था, जैसे किसी लड़की का चेहरा हल्दी की रस्म होने के बाद दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनका गांव बहुत ही छोटा गांव था
और ऊपर से वो पुजारी के गांव से थे, मतलब खुद भी पुजारी थे, इसलिए वो गांव के हर आदमी को जानते थे। इसलिए उनके आसपास के गांव से भी सभी से लगभग पूरी जान पहचान थी। ऐसे में वो उस महिला को नहीं पहचान सके। अजीब बात ये थी कि लाइटर जलते ही महिला ने चलना बंद कर दिया था। उन्होंने उस महिला से पूछा, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात आप अकेली कहाँ जा रही हैं? लेकिन आगे से महिला का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर पूछा, क्या उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है? फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। वो वहीं निश्चल खड़ी रही, एकदम स्थिर, जैसे कोई मूर्ति होती है। कोई भाव नहीं, कोई हलचल नहीं। इस बार उनके मन में बात खटकी। उन्हें को शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने उसकी पैरों की ओर देखा, लेकिन उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी साड़ी के अंदर छुपे हुए थे। अब उनके लिए ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि वो औरत कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने तुरंत ही माता दुर्गा के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमो चंडिकाय नमः, ओम नमो काली कपाली स्वाहा, ओम नमो चंडिकाय नमः, ओम काली देवी स्वाहा। और ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करते हुए वो महिला की ओर बढ़े। महिला एकदम से पीछे हटी। पीछे हटते समय उन्होंने देखा कि महिला के पैर उल्टे थे। उन्हें तुरंत ही सारी घटना समझ में आ गई। ये एक चुड़ैल थी। अब उन्होंने पहले भी ऐसे भूत प्रेत में कई मामले देखे थे। कुछ को तो भगाया भी था, इसलिए वो घबराए बिल्कुल भी नहीं, डरे नहीं। इसके अलावा वो जानते भी थे कि उन्हें आगे क्या करना है। उन्होंने लाइटर की आग को जलाए रखा और अपने हाथ को ऊपर रखा, और उसी के साथ ही वो और ज़ोर ज़ोर से देवी माँ की प्रार्थना करने लगे। उनकी वो प्रार्थना सुनकर वो चुड़ैल हकलाने लगी, पीछे हटती हुई लड़खड़ाने लगी। फिर भी वो दादाजी आगे बढ़ते रहे। फिर एकदम से वो चुड़ैल तेजी से सरकती हुई अंधेरे में अचानक कहीं गायब हो गई। उन्हें बस उसकी एक दूर जाती हुई चीख सुनाई दी। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया और वो फिर भी मंत्र उच्चारण करते हुए पहले जैसे आगे चलने लगे। लेकिन लाइटर जलता रहा और पूरे समय प्रार्थना भी जारी थी। आखिरकार कुछ समय बाद वो अपनी गांव की सीमा पर पहुँचे। यहाँ पर माता का मंदिर था, जो कि गांव के किनारे पर था। वो उसी समय उस मंदिर के अंदर चले गए और अपनी जान बचाने के लिए देवी माँ को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियाँ। आपको दोनों कहानियाँ कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।